कि अबे राम जी महाराज री कृपा है मारे माथे थोड़ी थोड़ी ने मैं आरो होच करतो है कोना में उबा टाबर सब तावड़ा में पर मारो नंबर आता है तावड़ो एकदम रफू चक्कर हो गया मैं मारो नंबर आए तावड़ा सब तरह चढ़ जाए आता है मान लीजिए बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बोलो राम सा पीर की बोलो राजेश्वर भगवान की बोलो तेजाजी महाराज की बोलो श्री यादव मात की बोलो खेतेश्वर भगवान की बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की बोलो मनसाराम जी महाराज की बोलो अभय राम जी महाराज की बोलो नत्य गोपाल राम जी महाराज की जयता राम जी महाराज की। हमें और बोलनी हमारे बोला हाल पूरा थोड़े याद मैं और बोलने का हाल था क्या पर पहले राम धर्म बताओ भाई बोलो इंगलाज मात की बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की भारत माता की। हमें बताओ इतनी जय बोलाई और वह भी गढ़ शिवाना रे नीचे इन गढ़ शिवाना रो इतिहास अगर कोई आदमी नीचे बैठ जाओ भैया एटा बैठ जाओ ऊपर क्यों होते कैमरा वाला ना लाओ बाकी सब बैठ जाओ चाचा आप भी बैठ जाओ। इन गढ़ शिवाना रो इतिहास 4 आखर अगर कोई आदमी पढ़ ले और इन 1300 साल में इन गढ़ शिवाना रो जो इतिहास है उन्हें थोड़ा भी अगर कोई समझ लेवे तो भारत माता री जय बोले नहीं जितनी कालजा में जोर है उतो जोर लगा और दोनों हाथा ने ऊपर कर मुट्ठी बंद कर बोले मने बैम वे गए शिवाना वाला हम बदला गए कि शिवाना रो इतिहास भूल गया इन था नहीं है शिवाना है कि नहीं है भाई राम धर्म बताओ था दोनों हाथ ऊपर करो मुट्ठी बंद करो मैं देखूं किन्ने किन्ने ध्यान है कि नहीं मुट्ठी बंद करो पूरी ताकत बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मैं देखियो मारवाड़ में सिर्फ जीवन कराउंड नहीं मनवार करनी पड़े जय बोलन में मनवार करनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित राजस्थान में संकल्प के परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए इस नकारा निकम्मा अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान में सुशासन की स्थापना के लिए राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए राजस्थान के किसानों की खुशहाली के लिए युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए राजस्थान की मातृशक्ति का सम्मान लौटाने के लिए और राजस्थान में तुष्टीकरण को पराजित करके संतुष्टीकरण का राज स्थापित करने के लिए पूरे 200 विधानसभाओं में एक साथ 4 कोनों से प्रारंभ हुई यात्राओं की श्रृंखला में आज इस यात्रा के चौथे दिन इस ऐतिहासिक गढ़ शिवाना की धरती पर इस विशाल जनसमूह के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई बाड़मेर जैसलमेर के यशस्वी सांसद किसान नेता और भारत की सरकार में कृषि कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोधपुर के भागीरथ राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मेरे छोटे भाई
और पड़ोस की जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवजी भाई पटेल, मंच पर उपस्थित प्रदेश के करोड़ों पशुपालकों की श्रद्धा के केंद्र और जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर में लाखों लाख लोगों के आराधना और आस्था के केंद्र बिंदु राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय भोपाजी ओटाराम जी देवासे, पूर्व मंत्री श्रद्धेय अमराराम जी, शिवाणा के विधायक आदरणीय अमीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी बालोतरा जिला परिवार के अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह जी राजगुरु, मेरे बड़े भाई और यहां जिला के संयोजक, जिले के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र बोराना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय महेंद्र कुमावत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक श्रद्धेय ठाकुर साहब कान सिंह जी कोटड़ी, मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला उपाध्यक्ष सोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे सभी प्रदेश से आए वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधिगण, दायित्ववान कार्यकर्ता और इस तपती दोपहरी में अपनी खेती का काम छोड़ करके दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सारे मेरे किसान बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी की तरफ से आप सबका हृदय पूर्वक, मन पूर्वक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। यह धन्यवाद मैं इसलिए करना चाहता हूं कि एक तो आप इस गर्मी के ऋतु में, इस भीषण गर्मी में, तपती दोपहरी में भारतीय जनता पार्टी के बुलावे के लिए, बुलावे पर यहां आए और मने यूं लागे कि मिनक बेड़ा दो ही कारण होया क्या तो मिनक बेड़ा जद मन में भाई बहुत हो रही वे और क्या कोई रो आटो काटनो वे दो रही वे जद मिनक बेड़ा होया करे। अपन एट कहीं है शिवाना में बताओ भाई, हो रहा है एक दो रही है आटो काटनो, इन राज रोक नहीं काट लो, इन राज में हो रहा कहीं मन बताओ, राम धर्मो हाथ ऊंचा कर बताओ भाई हो रहा आग दो रहा, कठिन मां सा बताओ हो रहा दो रहा हो सब जना, पानी आवे, बिजली आवे, आंखों में आवे पानी, 2-3 महीना हो रहा है, धके बचे हमला रहा है, चिंता मत करो बजे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में परिवर्तन का संकल्प लेकर के ये यात्रा आयोजित की है। इससे पहले भी पिछले 4.5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सदन से लेकर के सड़क तक राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा के लिए, राजस्थान की जनता से हुई वादा खिलाफी के हिसाब को बराबर करने के लिए, इस सोई हुई गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। अभी कुछ ही दिन पहले हमने प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्राएं आयोजित की थी। यह सामान्य विषय, कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, कोई सरकार चुनी जाती है, चाहे वो पंचायत समिति के स्तर पर हो, चाहे जिला परिषद के स्तर पर हो, नगर पालिका के स्तर पर हो, विधानसभा के विधायक चुना जाए, सांसद चुना जाए, दिल्ली की सरकार बने, प्रदेश की सरकार बने, 100% लोगों को शायद कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत नाराजगी कहीं कहीं किसी न किसी कोने में, किसी न किसी वर्ग में, किसी न किसी क्षेत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध, चुनी हुई सरकार या संस्था के विरुद्ध
थोड़ी बहुत नाराजगी कहीं न कहीं कभी न कभी होती है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, 100% काम और अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, शायद कुछ छोटी मोटी नाराजगी उसके कारण से हो सकती है। लेकिन राजस्थान में आज की वर्तमान स्थिति नाराजगी की नहीं है। राजस्थान की जनता के साथ में और जनता के हर वर्ग के साथ में इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने वादा खिलाफी करने का, धोखा करने का और उनको पिछाड़ने का पाप किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2018 के चुनाव में जिस तरह से किसानों के साथ में वादा किया गया था कि हम तुम्हारा सरकार में आने के साथ ही संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। भाई मैं पूछना चाहता हूं आपको, इस छोर से लेकर के उस छोर तक जितने लोग बैठे, हमारे जितना पोतिया वाला बिराजे है, भाई कोई रो कर्जो माफ हो कहीं? आप लोग बताओ, किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? ये मीडिया के लोग खड़े, एक बार इधर अपना कैमरा करके दिखाना भाई। इनको पूछ रहा हूं कि आपका कर्जा माफ हुआ क्या किसी का? सब लोग हाथ खड़े करके बताओ हुआ क्या? सामने वाले बताओ किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? इधर वाले बताओ किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? अगर कर्जा कोई माफ हुआ होगा तो मुझे लगता है किसी कांग्रेस के नेता का हुआ होगा, बाकी किसी का कर्जा माफ नहीं। प्रदेश के किसानों के साथ में धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। केवल कर्जा माफ नहीं करते तो शायद राजस्थान का किसान आक्रोशित नहीं होता। कर्जा माफ नहीं करने के चलते हुए जो आस उन्होंने जगाई थी, किसान और कर्ज में डूबता गया। इस राजस्थान के किसान को जो सम्मान हासिल था दशकों से, कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, राजस्थान में किसान कभी आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होता। 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई और राजस्थान में 2,000 किसानों की आत्महत्या का पाप इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार के सिर पर चढ़ करके बोल रहे हैं। उतना भी नहीं, उसके बाद में भी आज किस तरह के हालात राजस्थान में। एक तरफ राम रूस गया, पिछले 87 साल में अगस्त के महीने में सबसे कम बरसात अगर कहीं हुई है, सबसे सूखा अगस्त का महीना पिछले 87 साल में कोई एक निकला है तो अब के बार का महीना निकला। पहले जब तूफान आया था और तूफान के समय में तेज बरसात हुई, मेरे किसान ने खेत में हल कर चलाए, धरती का सीना फाड़ करके बीज बो करके इस आकांक्षा के साथ, अपेक्षा के साथ में बच्चे की तरह अपनी फसल को पाला था। लेकिन हुआ, राम रूस गया। बरसात की सावणु खेती, जो बाजरी मूंग मोट आए थे, वो सारे के सारे देखते देखते आंखों के सामने जल गए। दूसरी तरफ जहां जमीन में थोड़ा बहुत पानी बचा है और जो जमीन से पानी निकाल करके खेती करने वाला किसान है, उसकी दुर्दशा का कारण जो है ये वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 6 घंटे बिजली देंगे। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई बिजली 6 घंटा आवे यहां पर खेती रीक नहीं आवे? आवे कि नहीं आवे भाई? 6 घंटे छोड़ दो, 60 मिनट भी बिना झपके के बिजली आती है क्या? 60 मिनट भी बिना झपके के ये बिजली नहीं दे सके। मैं आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं और सरकार पर यह आरोप लगा रहा हूं, ये बिजली का जो संकट है, इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरने के लिए राजस्थान में ये बिजली का संकट पैदा किया है। क्योंकि महंगी बिजली खरीदने में, प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने में इनको मलाई मिलती है, इनको चांदी मिलती है। अपनी चांदी कमाने के चक्कर में किसान के घर के बर्तन बिकवाने की मजबूरी की स्थिति इन्होंने पैदा की। किसान को जो पिछले वर्षों में जिस तरह का घाटा हुआ, पूरे राजस्थान के चारों तरफ, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में जो बाजरा उत्पादन करने वाला किसान था, सबका बाजरा जो है वो सरकार ने वहां पर एमएसपी पर खरीदा। अपन एक बोरी भी खरीदी हो, कोई एक दानों भी? ये कैलाश चौधरी जो बैठे, भारत सरकार ने लिख करके दिया, इनको अनुमति प्रदान की कि 2,500 रुपए, 2,200-2,300 रुपए एमएसपी का भाव है, किसान को लाभ होगा, 1,200 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है।
आप एमएसपी पर खरीद करो, लेकिन राजस्थान सरकार ने खरीद नहीं की। हरियाणा में बाजरी 1200 रुपए में भी, 1200 रुपए की बाजरी 2200-2300 रुपए में बिकी। गुजरात में 2200-2300 रुपए में बिकी। मध्य प्रदेश में भी उसी भाव में बिकी। राजस्थान के किसान को एक बोरी पर 1000 रुपए का नुकसान करने का पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के किसान को 1000 रुपए पर बोरी के हिसाब से नुकसान देने का काम किया। भाई हिसाब किताब बराबर करना है कि नहीं करना है? अब के बार हिसाब किताब बराबर करना है कि नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है कि नहीं करना है? किसान के साथ में धोखा करने वाली इस सरकार का हिसाब किताब बराबर करेंगे। ये संकल्प परिवर्तन का लेने के लिए हम ये यात्रा आयोजित कर। युवाओं के साथ धोखा हुआ, ये ऊपर प्याऊ पर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने वादा किया था कि हम जितने बेरोजगार हैं उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी के खाते में आए क्या? जितने युवा खड़े हैं सब हाथ खड़े करके मेरे को बताओ, किसी के हाथ में आए क्या? हमारे को क्या मिला? पेट काट करके हमारे परिजन हमको पढ़ाते हैं। साधारण परिवार का आदमी अपने पेट पर गांठ बांध करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। आधी कच्ची पक्की खा करके भी, अपने भोजन में कमी करके भी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है। स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजता है। बच्चा भी रात दिन जाग करके पढ़ाई करता है, लेकिन मिलता क्या है? जब परीक्षा देने जाता है, मां बाप सोचते हैं कि अब की बार हमारे टाबर थानेदार बने, क्या अब की बार हमारे टाबर फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाए, रीट परीक्षा में पास हो जाए तो हेडमास्टर बन जाए, पटवारी बन जाए। परीक्षा देकर के घर आता है, उससे पहले समाचार आता है कि पेपर लीक हो गया। एक बार पेपर लीक हो जाए, 2 बार पेपर लीक हो जाए, 3 बार पेपर लीक हो जाए। हर बार जब पेपर लीक होता, पहले पेपर से लेकर के 15वें पेपर लीक तक, मुख्यमंत्री तपाक से उठ करके और मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि इस पेपर लीक में न तो कोई सरकार का अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित है और न ही पेपर लीक में कोई कांग्रेस का नेता सम्मिलित है। भाई कोई चांद से आ गया होगा। गहलोत साहब जादूगर हैं, उन्होंने जादू से लीक हो, उनके जादू से लीक हो गया होगा। सरकार की तिजोरी में जब पेपर निकल करके जाए, न अधिकारी उसमें सम्मिलित हो न कर्मचारी सम्मिलित हो, तब कौन था? आप और मैं सम्मिलित थे क्या? कहां से लीक हुआ? 16 पेपर लीक हुए राजस्थान में, लगातार 16 पेपर। 16वें पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना पड़ा सड़क पर आकर। मेरे युवा मोर्चा के साथियों ने डंडे खाए, जेलों में ठूस दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संघर्ष किया, सदन में संघर्ष किया, और अभिनंदन करना चाहता हूं उन पत्रकार मित्रों का। इन्होंने उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ में दिखाने का साहस किया, और उसका परिणाम हुआ कि 17वें पेपर लीक के बाद में जांच हुई, और जांच अब तक केवल 2 कदम आगे चली है। पहले कदम में राजस्थान में एक इतिहास बन गया हिंदुस्तान का, और वो इतिहास था कि आरपीएससी का सर्विंग मेंबर पहली बार, ये बड़े अधिकारी पुलिस के खड़े हैं, ये भी सुन लें, पहली बार आरपीएससी का सर्विंग मेंबर जो है वो हिंदुस्तान में जेल के सीखों के पीछे बया। ये इतिहास, कलंकित इतिहास राजस्थान में बना। एक कदम जांच और आगे बढ़ी। पहले मैं अधिकारी गया और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया, वो भी याद रखना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो पैसे देकर के बना था, जो पैसे देकर के बना था वो पैसे कमाने की मशीन बन गया। और उसके बाद जब दूसरे कदम जांच आगे गई, दूसरे कदम जाते ही एक सरकार का मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 15 लाख रुपए की रिश्वत देकर के पेपर का घोटाला करते हुए पकड़ा गया। ये तो गहलोत साहब ने जांच दूसरे कदम पे रुकवा दी। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पेपर लीक वाले जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? पेपर लीक वाले जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? बोलो। मासा जो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से आपके बच्चे की जगह पेपर लीक करके नौकरी प्राप्त कर ले, ऐसे फर्जी लोगों को बाहर वापस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आपको जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जांच तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और 8वें कदम तक पहुंचेगी।
ये जो अभी सरकार में कड़प लगा हुआ कुर्ता पहन करके कड़क होकर के घूम रहे हैं ना, आधे लोग पिछवाड़े में मिलेंगे, आधे लोग जेल के पीछे मिलने वाले। ये सरकार ने जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, राजस्थान का युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब की बार उसका हिसाब बराबर करेगा। इसका संकल्प दिलाने के लिए, यात्रा करने के लिए हम लेकर के आपके बीच में आए। किस तरह के हालात राजस्थान में बने, अभी कैलाश जी चर्चा कर रहे थे। राजस्थान को भ्रष्टाचार की राजधानी बना के रख दिया। अगर राजस्थान को पूरे भौगोलिक क्षेत्र में 12-12 स्क्वायर किलोमीटर में बांट दो, हर स्क्वायर किलोमीटर में एक भ्रष्टाचारी राजस्थान में रहता। पटवारी पकड़ा गया, गिरदावर पकड़ा गया, तहसीलदारों की तो अखबार में मैंने एक समाचार पढ़े थे देवजी भाई कि राजस्थान के 1/3 से ज्यादा तहसीलदार जो है उनको किसी न किसी सेक्शन में जो है करप्शन के सेक्शन में, अखबार में ऐसा छपा था कि उनको नाम उनका अंकित किया हुआ, सरकार उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही। थानेदार पकड़े गए। थानेदारों की लिस्ट पकड़ने वालों की बताना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। डिप्टी एसपी पकड़े गए, एसपी साहब पकड़े गए, कलेक्टर साहब पकड़े गए, नेताओं के पकड़े और अधिकारियों के पकड़े जाने की श्रृंखला राजस्थान में बनी। ये मेरे पुलिस के साथी यहां खड़े अपनी जान को जोखिम में डाल करके ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ते। और जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के बाद में उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बोलो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया है। भ्रष्टाचार का केवल रिकॉर्ड नहीं बनाया, ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का रिकॉर्ड अगर कहीं बना, उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर के उनको बचाने और उनको वापस बलाईदार पदों पर लगाने का अगर कहीं भी रिकॉर्ड बना तो वो इस राजस्थान में बना। राजस्थान को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाया। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को खुली छूट दी गई भ्रष्टाचार, और उन्होंने जिस तरह से माफिया राज को पनपाया, कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पैदा हो गए। बजरी माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, अफीम माफिया, डोडा माफिया, मंदिर की जमीन हड़पने का माफिया, डीजल का माफिया, पेपर लीक का माफिया, और पता नहीं कितनी तरह के गैंगस्टर राजस्थान में आ गए। आज राजस्थान के हालात किस तरह के, मैं कल सीकर जिले में वहां गया था, वापस आते हुए कुचामन होकर के आया था। दो दलितों के बेटे को, निरपराध, जिनका कोई दोष नहीं था, गैंगवार वालों ने आपस में एक दूसरे की गैंग के संदेह में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, 3 लोग गाड़ी से टक्कर मारी, कुचल दिया और कुचल करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 बार उनके ऊपर से गाड़ी निकाली, हाथ कहीं गिरा, पांव कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा। परिजन 7 दिन तक वहां मुआवजे के लिए संघर्ष करते रहे, जांच के लिए संघर्ष करते रहे। सरकार ने छोटा सा मुआवजा घोषित किया। ये तो अभिनंदन है समाज के भामाशाहों का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का कि हम सब लोगों ने इकट्ठे करके, समाज के भामाशाहों ने इकट्ठे करके उन गरीब बच्चों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। वरना 7 दिन तक परिजन उस टुकड़े टुकड़े, चिथड़े हुए लाश को लेकर के वहां संघर्ष कर रहे थे। ऐसे केवल एक घटना नहीं, राजस्थान में आपके मेरे जैसे परिवार के बच्चे, निर्दोष बच्चे, 7,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, 7,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इन गैंगवार्स की आपसी लड़ाई के कारण से, निर्दोष लोगों को की हत्या हुई। क्या हमने कभी सुना था राजस्थान में कि राजस्थान में थाने में बंद अपराधी को अपने तो पुलिस वालों घर बाहर आ जाओ, मोहल्ला में आ जाओ तो अपने भी आवे कि नहीं आवे? भी अपन आवे। थाने में अपराधी बंद है, नामचीन गैंगस्टर है, थाने में थाने के सारे अधिकारी और कर्मचारी सिपाही उपस्थित हैं, बंदूकें लेकर के आ रहे हैं और थाने से अपराधी छुड़ा करके ले जा रहे हैं। कभी हमने सुना था कि राजस्थान में इस तरह की अराजक कानून व्यवस्था हो जाएगी कि मंदिर की जमीन हड़पने के लिए पुजारी की रात को गला काट करके हत्या की जाएगी? मंदिर की जमीन को उस साधु की चीख का बदला लेना है कि नहीं लेना है?
वो साधु की चीख का बदला लेना है कि नहीं लेना है, उसका बदला लेने का संकल्प दिलाने के लिए मैं आज आप सब लोगों के सामने आपके बीच में खड़ा हूं। और उससे आगे बढ़कर के भी हम आज इस गढ़ शिवाड़ा की दा पर खड़े, शिवाड़ा की इस पवित्र धरती, ऐतिहासिक धरती पर खड़े। ये राजस्थान की पहचान किससे थी? राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से थी। हम आज जिस धरती पर खड़े, दो दो जौहर इस धरती ने देखे, दो दो साके इस धरती ने देखे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहां जो है जौहर और साका हुआ है, और अकबर के समय में भी यहां जौहर और साका हुआ है। ये वो पवित्र धरती है जहां कल्ला रायमलोत जैसा योद्धा पैदा हुआ, जिसका सर जो है कट जाने के बाद में भी धड़कबंद लड़ाई करता रहा और घंटों तक लड़ता रहा। ये वो पवित्र धरती। इस राजस्थान की धरती की पहचान कवि लिखते थे, पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान। हर पग पे किसी न किसी शूरवीर की देवली है, किसी सती का थान यहां पर है। पांव रखते हुए भी डर लगता है कि कहीं सूर और सती का अपमान नहीं हो जाए। उस धरती का इतिहास को मिटाने और कलंकित करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान की पहचान थी जौहर से, राजस्थान की पहचान थी पद्मिनी के जौहर से, राजस्थान की पहचान थी रानी रंगा देवी के जौहर से, राजस्थान की पहचान थी उन हजारों माताओं को जिन्होंने इस संकल्प के साथ में कि मेरे जीते जी तो नहीं, मरने के बाद में भी कोई मेरी देह को अपवित्र न कर सके, कोई मेरी देह को हाथ न लगा सके, अपनी शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अग्नि में स्नान करना, सहर स्नान करना स्वीकार कर लिया था। आपकी सबकी मेरी माताएं रही होंगी, वो हर जाति समाज की महिला रही होगी, लेकिन उस पवित्र धरती को जिसकी पहचान उन जौहर से थी, पद्मिनी से थी, रानी रंगा देवी से थी, उस पवित्र धरती की पहचान पवित्र धरती जिसकी पहचान मीराबाई की भक्ति से थी, करीमाबाई के खींची से परे पहचान होगी, उस धरती की पहचान को बिगाड़ने का पाप किसने किया? आज राजस्थान का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि राजस्थान देश की रेप कैपिटल बन गया। रन लाख 5% से कुछ ज्यादा है, केवल 5 से 5.5% के आसपास हम पूरे देश की आबादी का हम राजस्थान में रहते। अगर 5.5%, अगर रेप के आंकड़ों में भी 5.5% से भी कम होना चाहिए। हमारी तो सांस्कृतिक धरती है, महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने हंसते हंसते शीश दान किए। इस अशोक गहलोत सरकार के चलते हुए, इसके नकारा निकम्मेपन के चलते हुए देश के 22% रेप के मुकदमे जो है वो राजस्थान में दर्ज होते। पहली बार जब रेप का मुकदमा राजस्थान में दर्ज हुआ, शुरुआत जब उसकी हुई, जब मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, लाल डायरी की बात मत करो, पन्ने 2 खुले थे, उसमें तो सरकार थरथरा गई थी। 2 और जिस दिन खोल देंगे उस दिन देखना आप, सरकार लड़खड़ा के अपने आप गिर जाएगी। पहली बार जब शुरुआत के दौर में 2018 में सरकार बनने के बाद 2019 में रेप के मुकदमे राजस्थान में बढ़ने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर के भाषण दिया कि राजस्थान में रेप के जो मुकदमे होते हैं उसमें से 56% झूठे होते हैं। राजस्थान जैसी पवित्र धरती, सांस्कृतिक धरती में कोई मां अपना झूठा जाकर के मुकदमा दर्ज कराएगी? फिर रेप के कोई केसेस ज्यादा हुए। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा, तो सिवाना वाला पत्रकारों ने तो नंबर आवे को नहीं, दिल्ली वाला नहीं ताबे आवे। उन्होंने पूछा कि राजस्थान में रेप की घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही है? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हम मुकदमे ज्यादा दर्ज करते हैं इसलिए हो रही। फिर भी रेप नहीं रुके, जघन्य रेप हुए, गैंग रेप हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी। तीसरी बार जयपुर के पत्रकारों ने पूछा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में रिश्तेदार ज्यादा रेप करते हैं इसलिए रेप की घटनाएं ज्यादा हो रही। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, घर के खून के रिश्ते छोड़ दीजिए, आप कोई राखड़ी डोरा रिश्तो कर धर्मेला करना, उन्हीं रक्षा भी आप करा कि नहीं करा? आप राजस्थान में कोई राखड़ी डोरो बंधाला, उन्हें साथ भी कोई रेप जड़ो जो है घृणित काम कर नहीं सोच सके गई। इस राजस्थान जिसमें रिश्ते नातों के लिए लोगों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, अपने खेत जमीन बेच दी, अपने घर बेच करके भी रिश्तेदार और रिश्तों को निभाया, नातों को निभाया, उस राजस्थान के रिश्तों को कलंकित करने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने। और उसके बाद
गहलोत साहब की सरकार के एक माननीय मंत्री जी, मंत्री तो पावरफुल है, अशोक गहलोत जी को बचाने के लिए आला कमान के साथ में बैठी बिडाली उसने, वो शांति धारीवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश। और जब वो शांति धारीवाल साहब बदतमीजी के साथ में ये बात कह रहे थे, मैं कह रहा हूं बदतमीजी के साथ में, तब उस कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक खिलखिलाकर हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। मुझे उस दिन समझ में आ गया कि राजस्थान जो मर्दों का प्रदेश है उसमें बहुत सारे हिंजड़े पैदा हो गए। वो राजस्थान जिसकी पहचान कल्ला रायमलोद से थी, जिस राजस्थान की पहचान मप्पा रावल से थी, महाराणा सांगा से थी, महाराणा लाखा से थी, वीर दुर्गादास से थी, उस राजस्थान की मर्दानगी को कलंकित करने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और दुर्भाग्य है कि उसके बाद में भी आज वो मंत्री पद की कुर्सी पर बैठा। क्या ऐसे लोगों का हिसाब किताब बराबर नहीं करना है? ऐसे लोगों का हिसाब किताब बराबर करने का संकल्प दिलाने के लिए मैं आज आप सबके सामने आया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से काम कर रही है, 2014 से लेकर के इस संकल्प के साथ में कि देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना है। अभी कैलाश जी बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि गरीबी हटाओ का नारा देकर के कांग्रेस ने कितनी बार सरकारें बनाई। नेहरू जी ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, नरसिम्हा राव जी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, और उसके बाद में मनमोहन सिंह जी तो बेचारे बोलते ही नहीं थे, वो क्या बोलेंगे। ये गरीबी के हटाओ के नारे दे दे करके इन्होंने 55 साल तक इस हिंदुस्तान पर राज किया। गरीबी घटी क्या? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में 75 साल का लोकतंत्र हुआ है। ये 9 साल, 9.5 साल मोदी जी की सरकार बने, तब पहली बार नीति आयोग ने आंकड़े जारी किए कि हिंदुस्तान के 13 करोड़ लोग, लगभग 10% आबादी का हिस्सा जो गरीबी रेखा के नीचे था, वो आज गरीबी से बाहर निकल गया। 13 करोड़ लोगों को गरीबी के जीवन से बाहर मुक्त कराने का काम किया। माननीय मोदी जी का संकल्प तो हर गरीब को घर मिले, हर गरीब के घर में बैंक का खाता हो, बिजली का कनेक्शन हो, शौचालय बने, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा हो, हर गांव में बिजली हो, गांव तक सड़क पहुंचे, हर गरीब को जो है चिकित्सा के खर्च से मुक्ति मिले, हर गरीब को कोरोना के समय राशन मिले। गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके संकल्प करके देश की सरकार ने गरीबों का जीवन परिवर्तित करने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा आवास बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, 18,000 पंचायतों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, 11 करोड़ शौचालय बनाए। मुझे शौचालय बनाने की जिम्मेदारी मेरे मंत्रालय के पास में। मुझे एक दिन पूछा शौचालय बनाने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा जिसके घर में शौचालय नहीं होता उसको जाकर के पूछो। एक महिला को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन या तो अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है, या अंधेरा का सूरज उग नहीं जाए इसके लिए डर डर करके बार बार जागना पड़ता है। दिन में पानी पीने से भी डरती थी मां मेरी कि खुले में जाना पड़ेगा। आज 11 करोड़ महिलाओं के सम्मान को स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको इज्जत घर दे करके किया। गरीब के घर में बीमारी के खर्च से मुक्ति मिले। देश की 60% आबादी को आयुष्मान भारत योजना के तहत देकर के कवरेज किया। अब हमने आयुष्मान भारत दिया, पैसा मोदी जी देते हैं, थोड़ा सा पैसा उसमें मिलाते हैं, आटा लूण वेजी तो मिला दे, और उसका नाम कर दिया चिरंजीवी। मैंने एक दिन कहा मैं एक माननीय विधायक जी से कि भाई एक क्वेश्चन लगाओ कि कितने कुल मिलाकर के चिरंजीवी में 5 लाख से ज्यादा का जो है बेनिफिट कितने लोगों ने लिया? देवजी भाई आपको आश्चर्य होगा, ये 25 लाख के हम बातें करते हैं। राजस्थान में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें 10 लाख से ज्यादा का किसी को बेनिफिट मिला हो। और पूरे राजस्थान में आरटीआई लगा करके पता किया, पूरे राजस्थान में पिछले 5 साल में केवल 270 केस ऐसे हैं जिनमें 5 लाख से ज्यादा का जो है वो उसको आयुष्मान भारत से ऊपर कवरेज मिला होगा। देवजी भाई अपनी सांसद की डायरी खोल करके देखना ना, आप और कैलाश जी दोनों, आपने प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी 150 तो आपकी लोकसभा में दिलवा दिया। ये झूठ बोल करके वो हरा चश्मा चढ़ाने का पाप जो है ये अशोक गहलोत सरकार कर, राजस्थान को पीछे धकेलना। ये कहते हैं कि राजस्थान के संसाधनों में हमने कमी कर ली।
जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की 10 साल की, उस 10 साल की सरकार में राजस्थान को सेंट्रल गांठ भारत सरकार के कर राजस्व में से जो हिस्सा मिलता है, कुल मिलाकर के 10 साल में 1,60,000 करोड़ रुपए मिले। और मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल में 8 लाख करोड़ रुपया, 6 गुना से ज्यादा पैसा जो है पिछले 10 साल में राजस्थान को सरकार को देने का काम किया। राजस्थान में सड़कें बने, हाईवेज बने, 46,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। रेलवे नेटवर्क का अपग्रेडेशन हो, 57,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। पीने के पानी का संकल्प, हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की थी, जल जीवन मिशन, मेरे हाथ में कलम की ताकत थी, मैंने राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा दिया, 30,000 करोड़। और उस 30,000 करोड़ रुपए में भी इन्होंने भ्रष्टाचार की आकांक्षा के चलते हुए अब तक कुल मिलाकर के 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। शिवाना की हालत तो और भी खराब है भाई। वो कहां गए हमीर सिंह जी? हमीर सिंह जी, आपके यहां वो जो वसुंधरा जी के पिछले राज में पोकरण फलसून बनाई थी, वो आ गई क्या? पानी पहुंच गया क्या? 5 साल तक जो पुरानी बनी हुई योजना को रोक करके, लटका करके, अटका करके, भटका करके, 5 साल तक जो आपको 5 साल तक पानी लाने के लिए मजबूर किया है, इस शिवाना की माताओं बहनों को 10-10 दिन तक पानी नहीं मिलता, इसके लिए तड़पाया है, उसका हिसाब किताब आपको बराबर करना है कि नहीं करना है? पैसे इनके पास होते हुए भी इन्होंने काम नहीं किया। राजस्थान जो देश में प्रगति के हिसाब से 1 नंबर पर होता था, हर योजना के इंप्लीमेंटेशन में पहली और दूसरे नंबर पर होता था, आज उस राजस्थान को पीछे धकेल करके नीचे से पहले और दूसरे नंबर पर लाने का पाप किसने किया है? इस अशोक गहलोत सरकार ने काम किया। इसका हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और लोकतंत्र में हिसाब बराबर कब होता है? चुनाव में 5 साल बाद में जनता हिसाब बराबर करता है। और ये अब आखिर में जाकर के हमको रेवड़ियां बांट करके, हमको जो है झुंझुने रबड़ के पकड़ा करके, और अब आपसे वापस वोट लेना चाहते हैं। आप वोट दोगे क्या? आप इतना भोला हाँ कहीं भाई? और मां साहब एक बात पूछूं आपने, इधर देखो, आप मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है। अगर हमारे घर में रात रसोई में एक दिन कटे पिंजरो रखनो भूल जावा, दूध उगाड़ो पड़ियो है, और बिल्ली हमारे आवे मिनी आर दूध पीजावे, और वह हिली हिली बनी मिनी बिल्ली दूसरे दिन आवे, उन दिन आप कहीं करा? बताओ मन सटकावा क्या रू? बेलड़ू के चिंपियाऊ होटाऊ क्या पकड़ क्यों? तो सब बता दियो ना। पिछली बार अपने बार साथ धोखा किया, अब की बार फिर अपने को कोई रबड़ का झुंझुना लेकर के आ रहे हैं। अपन धोखा खाएंगे क्या? आपे का इलाज करा? तेल पायड़ो है बिल्कुल बढ़िया, पकड़ के एकदम पॉलिश करियोड़ी राखनी, ताकि बटा बट पटका हम क्या। राजनीति में, लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी चोट कोई नहीं होती। अब की बार राजस्थान की जनता ये संकल्प लेकर के वोट की चोट करेगी, इसके लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया। मित्रों, मैं अपनी बात आखिर में समाप्त करना चाहता हूं। एक तरफ गरीबों का कल्याण करने वाली मोदी जी की सरकार है, और दूसरी तरफ वादा खिलाफी करने वाली अशोक गहलोत सरकार है। आपको तय करना है। केवल इतना ही नहीं विषय, केवल इतना ही विषय नहीं है। ये शिवाना की ऐतिहासिक धरती है, ये शिवाना की जो है शूरवीरों की धरती है, इसलिए मैं ये बात यहां कह रहा हूं। कितने आक्रमण हिंदुस्तान पर हुए, भारत के वैभव को देख करके, भारत की संपन्नता और समृद्धि को देख करके पिछले 2000 साल के इतिहास में कितने आक्रांता भारत में हमको लूटने के लिए आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तुर्क आए, खलीफा आए, अरब आए, पठान आए, और उसके बाद में यवन आए, गुलाम आए, कासिम आए, गौरी आए, गजनी आए, खिलजी आए, और उन सब के बाद में मुगल आए, और मुगलों के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, और उसके बाद अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर हमले हुए। कुछ लोग लूटने के लिए आए थे, भारत की संपदाओं को लूट करके वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग यहां पर सनातन को समाप्त करने के उद्देश्य के लिए आए। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मीर कासिम, इनका संकल्प था कि हम भारत से हिंदुत्व को और सनातन को समाप्त कर देंगे। लेकिन भारत के वीर पुरुषों ने, इस कल्ला रामलोच जैसे बेटों ने, दुर्गादास जैसे बेटों ने जिस तरह से संघर्ष किया अपने भुजाओं और अपने पुरुषार्थ की ताकत पर, उनको हमेशा हमेशा के लिए पछाड़ करके बाहर फेंक दिया। वो सनातन की संस्कृति जो जीव का कल्याण, जगत का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना हो, इस मंत्र के साथ में काम करती,
कीड़ी को कण और हाथी को मण देने का संकल्प लेकर के काम करती है। उस सनातन को मिटाने के लिए कोई भी आया या तो खुद मिट करके गया और या इसी संस्कृति में समाहित होकर के हमेशा हमेशा के लिए हमारा और हमारे साथी बनकर के यहां रह गए। अब ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नया राग छेड़ा है। पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बोले और उन्होंने कहा कि मोदी जीत गया तो सनातन और ताकतवर हो गया, इसलिए मोदी को हराने की जरूरत है। ये खड़गे साहब सनातन को हरा सकेंगे क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका डीएनए और आपका खून इतना कतला हो गया है कि उसको जो है ये सनातन को हरा देंगे? जिस सनातन को 2000 साल तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, सब जाति समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने रक्षा की, क्या हम उसको हारने देंगे क्या? इन्हीं की पार्टी के साथी पार्टी के एक सांसद, एक मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री, वो कहते हैं कि ये सनातन जो है ये डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको जल्दी से खत्म करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खत्म कर सकते हैं क्या इस सनातन को पर चोट करने का? जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने तुष्टिकरण किया है, उनमें ये अशोक गहलोत सरकार भी सम्मिलित। ऐसी अलगाववादी मानसिकता को किसने राजस्थान में ताकत दी? मोदी जी राम जी का मंदिर बना रहे, 450 साल से भारत संघर्ष कर रहा था, भारत के लोग संघर्ष कर रहे थे, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी थी कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। आज राम मंदिर बन रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उन 450 साल में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन हमारी 20-20 पीढ़ियों का तर्पण हमें एक साथ वहां जाकर के भगवान राम का, राम लला का मंदिर का दर्शन और उस ध्वजा को प्रणाम करके कर पाएंगे। और उस राजस्थान में, जिस राजस्थान के वीर पुरुषों ने, जिस राजस्थान की वीर माताओं ने इस हिंदुत्व और सनातन को बचाने, इस राम के नाम को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उस राजस्थान में राम दरबार को इस अशोक गहलोत सरकार ने क्रेन लगा करके ढराया था। मोदी जी की सरकार शिव मंदिरों का पुनरुद्धार कर रही, काशी का कॉरिडोर बनाए, उज्जैन के महाकाल लोक बनाए, केदार बाबा का जो है वहां काम हो रहा है, देश के मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। और ये अशोक गहलोत सरकार 450 साल पुराने मंदिर के शिवलिंग को ड्रिल मशीन लगा करके तोड़ने का काम करती। केवल इतना ही नहीं है, रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, आगजनी होती है, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते। और किसको परमिशन देते हैं? पीएफआई को परमिशन देते हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बाद में जो है आधे से ज्यादा देशों ने बैन लगाने की कार्रवाई या तो कर दी या कर शुरू कर दी। राजस्थान में ये मेरे पुलिस के भाई लोग खड़े हैं, इनके संरक्षण में सरकार के आदेश पर पीएफआई का जुलूस निकला था। ये तुष्टिकरण करने वाले लोग, हमको इनसे जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मैं आज आप लोगों को यही कहने के लिए आया हूं कि मित्रों, ये संकल्प करने का समय कि राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान के किसानों की खुशहाली के लिए, राजस्थान की मेरी मां बेटियों के सम्मान के लिए, राजस्थान के युवा को नौकरी मिले उसके लिए, राजस्थान में उद्योग धंधे आए उसके लिए, राजस्थान के व्यापारी व्यवसायियों को सुरक्षा मिले उसके लिए हमको संकल्प का, परिवर्तन का संकल्प करना पड़ेगा। और जो लोग इस परिवर्तन का संकल्प आज यहां से लेकर का जाना चाहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, कमल के फूल को विजयी बनाने का संकल्प लेकर के कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को नहीं हारने देंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे, न बटेंगे, न बिकेंगे, न टूटेंगे। जो ये संकल्प लेना चाहते हैं वो अपनी दोनों भुजाएं उठाएं, भगवान को साक्षी मान करके, और आज ये संकल्प लेकर के और बोले जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यात्रा के विधानसभा संयोजक वीर सिंह जी सेला से निवेदन है कि आप धन्यवाद व्यक्त करें। वीर सिंह जी सेला। भारत माता की।